अटल जी कहते थे कि एक पॉलिटिशियन टायर्ड नहीं होना चाहिए, दूसरा शिक्षक टायर्ड नहीं होना चाहिए। अखिलेश की सरकार जाने के बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, सबसे पहला काम हुआ था हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। नकल कराने का अनुभव रखते थे, उनको मैंने आमंत्रित किया। तो पता चला दिल्ली चले जाओ या मध्य प्रदेश चले जाओ, या मैं एक नाम नहीं ले रहा हूँ, भारत की किसी उसमें चला जाओ तो मिलती तो 100 रुपए। यानी 25 साल पहले जो किताब के दाम थे वो हमारे उत्तर प्रदेश में थे। जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, इन्होंने मोदी जी की कैंपेनिंग भी की है 2014 में। उसको लोग को जी, कहते हैं कि मतलब कि इस बार थोड़ा सा हवा बनी हुई मुझे है लगता है प्रशांत जी चुनाव की। के बाद प्रशांत जी को फिर सर्वे करने का और अब चुनाव मैनेजमेंट का एक अनुभव लेके फिर वही काम करने का अवसर मिलेगा। एसआईआर के लिए जो चुनाव आयोग ने बोला, उस पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में इसको होने ही नहीं देंगे। अरे भाई, जो भारत का कानून होगा उनको मानना। वो बांग्लादेश में नहीं है ममता जी, पाकिस्तान में भी नहीं है, वो हिंदुस्तान में है। अभी ये मतदाता सूची ले रहे हैं, कल ये शासन प्रशासन का अंकुश लेंगे, परसों ये जो है ये ईवीएम को लेंगे, और उसके बाद फिर चुनाव आयोग को गाली देंगे, और फिर भी हार गए तो ये सीधे सीधे फिर संघ परिवार को कहेंगे, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये सनातन को गाली देना शुरू कर। ये प्रायोजित जो हिंसा कर रही है आरजेडी या उनके समर्थक या कांग्रेस या जो भी कर रहा हूं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा हूं, उसको वो सब जनता जानती है कि 5 साल सब शांत रहा और 1 महीने के अंदर तड़ातड़ पड़ापड़ घटनाएं होने लगी। ये वो लोग हैं, ये सपा बसपा मकपा बकपा आप, अब आगे नहीं कहूंगा मैं, ये जितने हैं कांग्रेस, ये दल नहीं हो गए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए। सर, आप राजनीति पे कैसे आए? मेरी शिक्षा बचपन से ही मुझे पढ़ने का शौक था। मैं जिंदगी में कभी सेकंड क्लास नहीं आया, प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुआ, और एमकॉम बीपीए पीएचडी ये सारा कुछ करने के बाद बचपन से एक पारिवारिक परिदृश्य था। पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का, नानाजी देशमुख जी का, पूज्य भाऊराव देवरस जी का, इनका जो था, उनको, हमारे पिताजी को इनका सानिध्य प्राप्त था। और अक्सर मेरे छोटे कार्यकर्ताओं को भी लोग, उनका भोजन वहीं होता था, बैठक कहीं हो, वो होटल वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था, कार्यकर्ता का घर हुआ करता था। और शुरुआती दौर था जब से पिताजी का संबंध उन लोगों से निकट का रहा, विचारधारा के कारण। और चूंकि पिताजी के साथ रहना, तो उनका आचार व्यवहार संस्कार, पूज्य अटल जी का कई बार सानिध्य मिला पिताजी को, और उनके नाते मुझे भी मिला। तो मन की विचारधारा थी। चुनाव होता था तो पिताजी तो एक जुनून के साथ में काम करते थे, और उनको पता होता था जनसंघ हारेगा, लेकिन कभी दुकान को बेच देना, कभी घर को बेचकर भी पार्टी का काम करना, और उनकी लगनशीलता प्रेरणा का केंद्र थी मेरी। और एक समय ऐसा भी आया कि लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हुए, और मैंने निकट के साथ में वहां पर सहभागिता की और चुनाव जीते, ए पॉलिटिकल के नारे पर, अराजनीतिक छात्र संघ की स्थापना के। और उससे धीरे धीरे दायरा बढ़ा, लेकिन बचपन में आगे बढ़ा तो लखनऊ में वार्ड का अध्यक्ष बना पार्टी का, फिर मंडल का उपाध्यक्ष बना, फिर नगर कार्यकारिणी में गया, फिर युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष प्रदेश का बना, फिर 3 बार अध्यक्ष बना। एक लंबा संगठन का था। विद्यार्थी परिषद का भी जब मैं टीचर बना तो 1988 में मैं विद्यार्थी परिषद का भी अध्यक्ष रहा, और उसके बाद दौर चला शिक्षण मंडल में, विद्या भारती में, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में, सेवा भारती में, बहुत सारे संगठनों में काम किया। मीडिया सेंटर भी संवाद केंद्र को काफी समय देखा, और श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में बड़ी निकटता से सहभागिता रही कार्य योजना के अंतर्गत। तो एक दौर ऐसा रहा कि युवा मोर्चा के बाद में पर्यटन का चेयरमैन, उसके बाद में यूथ कमीशन भारत सरकार में युवा नीति बनाने से, और उसके बाद लगातार फिर 11 वर्ष तक महापौर
और डिप्टी सीएम का 5 साल का कार्यक्रम नेता सदन भी रहा, और साथ साथ सदस्यता महाअभियान जो भारतीय जनता पार्टी का चला। तो मुझे आदरणीय जो संगठन के मर्मज्ञ हैं अमित शाह जी के साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने का सौभाग्य मिला, और राष्ट्रीय संयोजक भी रहा सदस्यता महाअभियान का, और विश्व रिकॉर्ड बना। विश्व रिकॉर्ड तक ना। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आदरणीय मोदी जी का आकर्षण, अमित शाह जी का संगठनात्मक सोच, और उसके दौरान मुझे काम करने का अनुभव, और बीजेपी 11 करोड़ 57 लाख 55 लाख सदस्यता थी उस समय, 2013-14 का दौर था जी। अभी बीजेपी 14 में बनी जो पार्टी, तो हमारा 11 करोड़ 57 लाख की सदस्यता बनी, और उसके बाद मैं राज्यसभा में आ गया, और तब से अनवरत काम करने की प्रक्रिया जारी है। आज भी मतलब क्या के बारे में पता चलती है कि आप आज भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में आज आप कभी भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे लेक्चर के लिए। ये क्या होता है, सारे लोग रिटायर्ड होते हैं। अटल जी कहते थे कि एक पॉलिटिशियन टायर्ड नहीं होना चाहिए, दूसरा शिक्षक टायर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ना टायर्ड हो ना रिटायर्ड हो। जी शिक्षक के बारे में कहा जाता ना सेवानिवृत्त। जी ये सेवानिवृत्त नहीं होता, बल्कि जो अगर अवकाश ग्रहण करेगा तो उसको कहते हैं सेवाव्रत हो गया। जी। टीचर या शिक्षक अनवरत अध्ययनरत रहने वाला वो व्यक्ति है जो समाज की दशा दिशा दोनों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए जो शिक्षा का दौर था वो कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। सर, आप शिक्षा से दौर से जुड़ी चीज़ें बातें कर रहे हैं, तो मेरे सवाल में दिमाग में एक सवाल आ रहा है। सर, सबसे पहली बात कि यूपी में अगर शिक्षा नीति की बात किया जाए तो आप ऐसे पहले डिप्टी सीएम थे जहां पर उन्होंने नकल के विरोध में आपने काम किया है। हर कॉलेज से स्कूल में, मुझे याद है मैं क्लास 10th 11th में था, 12th में था, तो मेरे बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे। उसमें बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, अखिलेश की सरकार जाने के बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। सबसे पहला काम हुआ था हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। देखो, बड़ी लंबी कहानी है, संक्षेप में मैं बताऊंगा कि जिस सरकार की बात कर रहे हो ये 19 मार्च था जी जब मेरी शपथ ग्रहण हुआ था जी। और 19 मार्च को शपथ ग्रहण करने के बाद शिक्षा विभाग मुझे उसी दिन मिल गया था जी। और उस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। मैं लखनऊ के एक परीक्षा केंद्र का 20 मार्च को दौरा करने गया, तो वहां से एक छोटा मेटाडोर गाड़ी नकल की सामग्री भर के बाहर निकल रही थी। जी। शिक्षा व्यवसाय बन चुका था। प्रधानमंत्री जी को गोंडा में एक सभा में कहना पड़ा कि यहां पर नकल के ठेके उठते हैं और ऐसी परिस्थिति में काम करना एक चुनौती था। मैंने एक प्रक्रिया का निकाला, मैंने उस पर रिसर्च किया एक तरीके का, और जो नकल करने वाले बदनाम लोग थे, कुछ तो जेल यात्रा कर आए थे, कुछ लोग अवकाश प्राप्त कर चुके थे, घर पे बैठे थे। मैंने उनकी सूची तैयार करी, नकल विशेषज्ञों की जो नकल कराने का अनुभव रखते थे, उनको मैंने आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत विरोध करता था। एक तरफ शिक्षा विभाग के टीचर बैठा ले, एक तरफ हमने एसटीएफ के लोग भी, पुलिस के लोग भी बैठा ले, और मैंने उनसे पूछा कैसे नकल कराते थे बताओ। आपको वो समझे मुझे दंड देने के लिए बुलाया। मैंने कहा जो कुकर्म किए हो अब सदकर्मों में परिवर्तित करो, और आप बताओ कि नकल के तरीके क्या थे आपके। सुने तो मेरा दिमाग एकदम से हुआ कि कॉपी के पन्ने बदल देते थे। मेधावी छात्र अच्छा कॉपी लिख रहा, उसका ऊपर का पन्ना बदल दिया, और जो खराब करने वाला है उसकी उसमें जोड़ दिया उनका, और जो अच्छा वाला है उसका खराब में और खराब वाला अच्छा में जोड़ दिया। पेपर है, आया एक पेपर आउट तो पूरा प्रदेश का पेपर आउट। और पता चला कि नकल परीक्षा केंद्र, ये इसकी नीलामी होती थी, ऐसे आरोप थे कि कोई 15 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई और ज्यादा में, इस प्रकार के आरोप लगते थे। मैंने कहा कि कितने हैं, 17-18 हजार के आसपास परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। मैंने पारदर्शी एक नीति बनाई, कैसे बदलेगा। तो पाठ्यक्रम भी ऐसा था जो रट्टू तोता टाइप का था। तो मैंने एक टीम लगाई
पाठ्यक्रम के परिवर्तन में। दूसरी टीम लगाई कि क्लासेस जरूर, नकल क्यों करेगा विद्यार्थी, क्योंकि उसको पढ़ाई नहीं होती। तो पढ़ाई होगी पूरे 180 दिन, 220 दिन, इसकी पूरी व्यवस्था। परीक्षा देखा कितने दिन में खत्म होती है, पता 2.5 महीने में। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा 2.5 महीने चल रही है। मैंने 12 दिन और 14 दिन की परीक्षा कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद नकल कैसे रुके, तो पता परीक्षा केंद्रों में मैंने कहा कि कितना खर्च आएगा जो हम अपने विद्यालयों की मरम्मत करा लें, विद्यार्थियों में पारदर्शी व्यवस्था रखें, इसमें जनरेटर इन्वर्टर लग जाए, टॉयलेट्स बन जाए, 4 दीवारी हो जाए। तो पता लगा कि 1 अरब 30 करोड़ का एक एस्टीमेट बनकर आया। अब इतनी बड़ी राशि सरकार के पास केवल शिक्षा में कर दें तो डेवलपमेंट कहां से करें। और मैंने घोषणा कर दी थी कि नकलविहीन परीक्षा होगी, लगेगा। अब इसमें तो शोध करने की जरूरत है। मैंने एक अखबार में स्टेटमेंट दिया। अखबार का स्टेटमेंट था कि 3 महीने का समय दे रहे हैं, जिनके वहां सीसीटीवी कैमरा होगा, जिनके वहां इस लेवल का फर्नीचर इतनी दूरी का होगा, जहां पर इन्वर्टर जनरेटर होगा, जहां पर कंट्रोल रूम होगा कॉलेज परिसर में ही, वहां पर हम देंगे परीक्षा केंद्र। 3 महीने का समय। मैंने 1 रुपए नहीं दी, 1 अरब 30 करोड़ जिसमें खर्चा होना था उसको मैंने कह दिया। अब परीक्षा केंद्र का लाभ इतना था कि जो सुनते थे कि परीक्षा केंद्र के नाम पर, कुछ सब विद्यालयों को आरोपित नहीं करता हूं, वो लाखों की नकल कराते थे, करोड़ों पैदा करते थे। जब मैंने ये घोषणा करी तो मुझे एक साहब बधाई देने के लिए आए, बोले साहब क्या आपने कितना पैसा खर्चा कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार का, जिधर देखो उधर स्कूलों की मरम्मत हो रही है, जिधर देखो उधर सीसीटीवी कैमरे खर्चा हो रहा है, कहां से पैसा लिया है। हमने कहा भगवान ने पैसा दिया है। अब मुझे पता था कि ये लगा क्यों रहे, सारे विद्यालयों में सब में सीसीटीवी कैमरा और वो हो गया। जो विश्वविद्यालय, जो सरकारी विद्यालय थे उनमें कहीं CSR से दिलवाया, कहीं किसी और दानदाताओं से उनको दिलवाए गए, कहीं उनके जो विद्यालय फंड का खर्च बचा तो उससे लगवाए। सरकारी में भी लगा, जो अनुदानित थे उनमें भी लगा, जो प्राइवेट थे उनमें भी लगा। अब जब सब लग गया तो 17,000 से ऊपर परीक्षा केंद्र। मैंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमने कहा पहले जो सरकारी होगा उसमें देंगे, नंबर 2 पे अनुदानित को देंगे, और नंबर 3 पे जब प्राइवेट विद्यालय होंगे वहां पर दिया जाएगा परीक्षा केंद्र। और हमने एयर मैपिंग सिस्टम रखा कि वहां से वो परीक्षा केंद्र की दूरी इतनी होनी चाहिए। इंटीरियर में जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां परीक्षा केंद्र नहीं होगा। और साथ में ये भी किया कि परीक्षा केंद्र के इतने मीटर पे जो वहां का इंचार्ज होगा, जो मतलब प्रबंधक या किसी प्रकार का, वो वहां पे नहीं रहेंगे इतनी दूरी पर। और साथ में रखा कि अगर नकल होती है तो उसके जो व्यवस्थापक है वो उसकी जिम्मेदारी होंगे। अब एक भी टीचर को नहीं बंद किया, एक भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया। उसको लिंक कर दिया आधार के साथ में। जो उनका होता था, मिस्टर ए की जगह बैठते थे, मिस्टर ऋषभ की जगह दिनेश शर्मा देते थे, दिनेश शर्मा की जगह मनीष दीक्षित देते थे। तो इनमें क्या हुआ कि जब उनको आधार से लिंक कर दिया तो जब जाओगे जैसे अंगूठा लगाते थे तो पता चल जाता था मिस्टर फलाना ए है, बी है जी। और कापियां जो गायब हो जाती थी, कापी जो लिखी जाती थी, एक शहर के या 2-3 शहरों के हिसाब से पेपर सेट हुए, एक पेपर के 7 सेट, और उनमें हर सेट का क्रम बदल दिया गया। यहां बैठने वाले में बाबर कौन था, आक्रांता कौन था, वो 1 नंबर पे है, तो बगल वाला बैठा तो उसका 7 नंबर पे, तो उधर बैठा तो उसका 10 नंबर पे होते। और सिस्टम ये रखा कि अगर 3 जिलों में एक पेपर है तो फिर 3 जिलों में दूसरा सब्जेक्ट पेपर है, चौथे जिले में कोई और है। यानी एक जगह अगर आउट होगा तो 60 लाख विद्यार्थी परीक्षा देता, 60 लाख पेपर मुझे नहीं छपाने, वो 1 ही 2 जिले में फिर छप के परीक्षा होगी। और जो नकल कराता हुआ उसका तो परीक्षा केंद्र दीवार होगा नंबर 1, जिंदगी में उसको फिर परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा। और नंबर 2 की राष्ट्रुका भी लगेगी, उनका वो व्यवस्थापक भी बंद होगा। और डीजीपी, मुख्य सचिव और मैं और शिक्षा का हमारे सचिव, हम लोग
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सब डीएम्स को कहते थे कि जो डीआईओस दे देते थे परीक्षा केंद्र, वो डीआईओस ना दे कि एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का अध्यक्ष डीएम बने, और डीएम भी उस 4-6 लोगों की कमेटी का निर्णय परीक्षा केंद्र का करने के बाद वो हमारे सचिव जो माध्यमिक शिक्षा है उसको भेजेंगे और वो अंतिम निर्णय लेगा। तो इस प्रकार से जो पैसे के आरोप लगते थे वो ना के बराबर क्या समाप्त हो गए। एयर मैपिंग से दूरी तय हो गई कि बगल बगल नहीं होगा, परीक्षा केंद्र सरकारी होगा तो प्रधानाचार्य को अपनी नौकरी की डर, जो केंद्र अनुदानित है उनको अनुदान समाप्त करने का डर, और जो प्राइवेट थे उनकी मान्यता रद्द करने का डर। इस डर ने नकल को समाप्त किया और पहली बार जो परीक्षा केंद्र थे उसमें एक एक कमरा में वो होता था जो कंट्रोल रूम, उसके द्वारा उसको, और उस कंट्रोल रूम की नेटवर्किंग, जिले का एक कंट्रोल रूम और जिले का कंट्रोल रूम एक शहर का, हमारे लखनऊ का कंट्रोल रूम, बगैर पैसा किए एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं। पहली बार 10 लाख से ऊपर 11 लाख विद्यार्थी पता चला डुप्लीकेट थे। मिस्टर ए 3-3 परीक्षा केंद्रों में एनरोल कराते थे। पता नहीं कौन कौन प्रदेशों के लोग ट्रेन में बैठकर उत्तर प्रदेश केवल परीक्षा देने आते थे कि वो परीक्षा नहीं, वो आते थे उनकी जगह बैठ के कोई दूसरा परीक्षा देता था। तो सुधार का हुआ, फिर पाठ्यक्रम बदला, व्यवसायिक दृष्टिकोण का पाठ्यक्रम बना और रिजल्ट हमारा अब ऐसा हुआ कि पूरा देश हमारी वहां की आज मॉडल है। उत्तर प्रदेश पूरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्ट बनाया, पूरा जो हमारा जो एनसीईआरटी की किताबें थी, पुस्तकें थी, वो गाजियाबाद में मिलती थी 30 रुपए की, और पता चला दिल्ली चले जाओ या मध्य प्रदेश चले जाओ, या मैं एक नाम नहीं ले रहा हूं, भारत की किसी उसमें चला जाओ तो मिलती थी 100 रुपए। यानी 25 साल पहले जो किताब के दाम थे वो हमारे उत्तर प्रदेश में थे। और उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम था वो व्यावसायिक परक था। हम लोगों ने शोध गंगा पोर्टल का इजाद किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिए, शोध पीठे हर विश्वविद्यालय में, दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, बाबूराव देवव्रत शोध पीठ, महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पीठ, राम मनोहर लोहिया पीठ, बहुत सारी पीठों की स्थापना। यानी पठन पाठन का जो केंद्र हुआ, अभी आप देखो तो A++ हमारे वहां के 5 विश्वविद्यालयों को मिला है, 4 या 5 विश्वविद्यालय। हमारी वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम करी, पिछली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जी सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जब आप उप मुख्यमंत्री थे, आपने शिक्षा को लेकर जो काम किया, और आज की डेट में देखा जाए, अभी हाल में ही खबर आई थी कि आपकी सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ने, कि 5000 स्कूलों को मर्ज करने का काम कर रही है। क्यों ऐसा सोचते हैं? ये स्कूल ऐसा बनेगा कि स्कूल देखते हुए हो। ये जो मर्ज करने का जो अफवाह फैला रहे ना, कौन से स्कूल है जहां 5 बच्चा 10 बच्चा ऐसे थे, ये स्कूल के नाम पर धंधा हो रहा था कई जगह पर, कि पता लगा कि टीचर की जो आज अच्छे टीचर है, हमारे बहुत अच्छे टीचर है, उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से ऊपर, और पढ़ाएंगे वो 5 या 10 बच्चों को। सर कुछ दिनों और टूटी हुई बिल्डिंग, बच्चों की जान का खतरा। तो ऐसे विद्यालय कुछ चिन्हित किए गए जो टूटे हुए थे या बच्चे कम आते, तो उनको आपस में बगल में थोड़ी दूर पे रहने वाले विद्यालयों के साथ में समायोजित किया गया। सर कुछ दिनों पहले आपके नेता हैं संजय सिंह, वो बांद्रा गए थे उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे उन्होंने ये आरोप लगाया कि यूपी में गवर्नमेंट शिक्षा नहीं चाहती। यहाँ पर यूपी दिल्ली का तो मैं नहीं कहूंगा, किसी प्रदेश से तुलना भी नहीं। पांचशे यूनिवर्सिटी को A++, बाकी यूनिवर्सिटी को A+ या A ग्रेड मिला है। और जो हमारे यहाँ के विद्यालय हैं, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन कहीं का हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों से हो रहा है। अच्छा अध्यापक हो, अच्छा सिलेक्शन हो, ये जरूरी है। 1,37,000 बेसिक टीचर अपॉइंट हुए, एक आरोप नहीं। आज 27,000 से ऊपर माध्यमिक शिक्षा के टीचर अपॉइंट हुए, एक आरोप नहीं। डिग्री कॉलेज हजारों की संख्या में हुए, एक आरोप नहीं। यही शिक्षा का सुधार है भाई, बिल्डिंग सुधार नहीं है। सर जैसे दिल्ली एजुकेशन पॉलिसी जो अरविंद केजरीवाल जी लेके आए थे, उस पॉलिसी आप बताओ। वो नहीं, जो अपने स्कूलों का पूरे चुनाव में उन्होंने जो अपने 10 साल निकाले, वो दिल्ली मॉडल के नाम से, उसमें और यूपी गवर्नमेंट क्या होता है जितनी होगी
पूरा जिला स्तर का मिला ले उतना पूरा वहां का मिला के होगा। जी और दिल्ली अच्छा जगह है, केंद्र की भी दृष्टि है, प्रदेश की भी, और उन्होंने अगर अच्छा काम किया होगा तो जाहिर सी बात जनता उसका जवाब देती या देगी। जी लेकिन 3 स्कूलों को अच्छा करना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे वहां तो दिल्ली में जितने विद्यालय होंगे, उत्तर प्रदेश में शायद एक शहर में है उतने विद्यालय, बिल्कुल और 75 जिले हैं हमारे। बिल्कुल 75 जिले मतलब है कई हजार या लाखों में शिक्षक हैं। जहां जितनी कुछ प्रदेशों की आबादी है उतने हमारे वहां शिक्षक हैं बेसिक के। बिल्कुल सर। तो अंतर होता ना, अभी बिहार चुनाव भी नजदीक है। और तुलना किसी की किसी से नहीं होती। जी सर, बिहार चुनाव भी नजदीक आ रहा है और उसको एसआईआर को लेके बड़ा मतलब कि सवाल उठा रहा है सर। स्पेशल इंटरेस्ट लोकतंत्र की परंपरा को हमने अडॉप्ट किया है भारत में। तब से चुनाव आयोग चुनाव से पहले जो विसंगति होती है सूची में चुनाव की, वो दूर करता है। बिल्कुल कांग्रेस ने इसकी शुरुआत करी है। कांग्रेस जब तक सत्ता में किया है, आम आदमी पार्टी सत्ता में रही, उसने दिल्ली में किया है, तृणमूल रही है, उसने बंगाल में किया है, हर सरकारों में हुआ है। काहे को आपत्ति है भाई? वो तो बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी गरीबों और उसको वोट काट रही है। हारने की संभावनाओं के रहते ये पहले से ही बहाना क्या लेंगे? अभी ये मतदाता सूची ले रहे हैं, कल ये शासन प्रशासन का अंकुश लेंगे, परसों ये जो है ये ईवीएम को लेंगे, और उसके बाद फिर चुनाव आयोग को गाली देंगे, और फिर भी हार गए तो ये सीधे सीधे फिर संघ परिवार को कहेंगे, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये सनातन को गाली देना शुरू कर देंगे। लेकिन जो एसआईआर के लिए जो चुनाव आयोग ने बोला, उस पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में इसको होने ही नहीं देंगे। अरे भाई, क्या उनका साम्राज्य है क्या पूरे देश में? जो भारत का कानून होगा उनको मानना। वो बांग्लादेश में नहीं है ममता जी, पाकिस्तान में भी नहीं है, वो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि इसका पुनरीक्षण होगा, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन वो बोलते हैं कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, चुनाव आयोग के तोता बन चुकी है। जो तानाशाही की चरम सीमा पार कर चुका हो और वो बीजेपी पे ये आरोप लगाए, ये हास्यास्पद है। तो लेकिन ये तो यही बोलते हैं ना सर। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, आपको पता होगा, महाराष्ट्र चुनाव के बाद उन्होंने 5 चीजें बताई थी, लेख भी छपवाया था उन्होंने। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी निश्चित रूप में एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक रूप में वो अभी उनको बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। सर, बिहार में क्या लग रहा है इस बार जाति का जो मुद्दा हमेशा रहा है? रिकॉर्ड जाति के बंधन टूटेंगे, जाति के बंधन टूटने वाले। लेकिन सर इस बार त्रिकोणी मुकाबला नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के आ जाने से कहां त्रिकोणी है? अखबारों में बयानवीर लोग के नाम आ जाए वो त्रिकोणी हो जाएगा। वहां एक पक्षी चुनाव कह सकते हो आप। क्योंकि सर आपने एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत बिहार में होने वाली है। सर, एक चीज, जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, इन्होंने मोदी जी की कैंपेनिंग भी की है 2014 में। उसको लोग को कहते हैं कि मतलब कि इस बार थोड़ा सा हवा बनी हुई है प्रशांत जी की। चुनाव के बाद प्रशांत जी को फिर सर्वे करने का और चुनाव मैनेजमेंट का एक अनुभव लेके फिर वही काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन सर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बीजेपी हर बार जब इलेक्शन करती है तो वहाँ पे जाती है चुनाव प्रचार के लिए, कैंपेनिंग के लिए, तो वहाँ पे बोलती है कि लालू के राज में जंगल राज है। बिहार में अभी कुछ दिनों से क्राइम रेट देखा जाए तो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब कुछ ही दिन आपने खुद ही इसका उत्तर दे दिया। ये चुनाव की बेला पर ये प्रायोजित जो हिंसा कर रही है आरजेडी या उनके समर्थक या कांग्रेस या जो भी कर रहा हो, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा हूं, उसको वो सब जनता जानती है कि 5 साल सब शांत रहा और 1 महीने के अंदर तड़ातड़ पड़ापड़ घटनाएं होने लगी। अभी जो मारने वाला है ना, उसे जब टूटी हुई टांग से निकला है तो अपराधी भी समझ गया कि अब हंस बिहार में क्या होने वाला है। ये योगी बाबा का उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है अब बिहार में भी चल गया है। बिहार में भी चल गया है। लेकिन सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, पहले गवर्नमेंट तो आपकी है ना 20 सालों से एनडीए के साथ चला रही है, सुधार तभी तो हुआ है ना। लेकिन तभी तो सुधार बिहार में हुआ। बिहार पहले वाला बिहार आज नहीं है। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट तो कुछ और बोलती है। अब एनसीआरबी अब बिहार को इतना ज्यादा इन लोगों ने बिगाड़ा था आर्थिक रूप में, भ्रष्टाचार करके, जातिवादी जहर, सांप्रदायिक जहर, इतने सारे जहर घोले हैं, अब उनमें अमृत की बूंदें डाली जा रही हैं। सर आपने जातिवाद का नाम ले लिया तो मुझे एक चीज याद आ गया। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी एक बात चला रहे थे, आपको पता ही होगा ना आर्यन, बात क्या था वो? जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे।
बोल रही थी बीजेपी जाति की जनगणना नहीं कराएंगे, अब देखो हमने हमारे वजह से जाति की जनगणना पर आ गई। के लिए करते हैं। और दूसरा जो है वास्तविक रूप में करते हैं। मोदी जी जाति जनगणना करा रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं को जातिवाद से मुक्त करने के लिए और युवाओं के लिए रोजगार सृजन के नए अवसर को देने के लिए और वहां का जहां पिछड़ा हुआ क्षेत्र उसके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए उनकी जाति गणना और बीजेपी की जाति गणना में बहुत अंतर है। राहुल जी से जब उनकी जात पूछी गई थी तो वो भड़क गए थे लोकसभा में, अखिलेश यादव और वो दुनिया भर की वो जातों को बता रहे हैं। तो ये जाति वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास मुद्दे विकास के नहीं है, और जिनके पास विकास के मुद्दे नहीं है वो कहीं सांप्रदायवाद लाते हैं, कहीं आतंकवाद लाते हैं, कहीं कहीं जातिवाद लाते हैं, उसके बाद बिहार जा रहे हैं। अब बदला हुआ भारत है ये युवा भारत है, इसलिए अब वाद नहीं चलेगा, एक ही वाद चलेगा, है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्र और इन सबको मोदी फोबिया हो गया है। सर चुनाव सुबह है वो राहुल गांधी जी को सपने में 4 बजे मोदी जी आते हैं, तो पता चला 8 बजे आदरणीय अखिलेश जी नाश्ता करने बैठते हैं तो मोदी जी का कोई ना कोई विचार अच्छा या बुरा जो भी हो वो आता है। दोपहर को केजरीवाल जी के उसमें होता है, तो रात होते होते ममता जी को जो रात्रि का स्वप्न है मोदी जी का फोबिया का, वो आ जाता है। ये विडंबना है। मोदी नाम नहीं इस देश के लिए एक आंदोलन है। मोदी जी का नाम नहीं एक सुधार की प्रक्रिया का, एक नेतृत्वकर्ता का स्वरूप है। इसलिए ये वो लोग हैं, ये सपा बसपा मकपा बकपा आप, अब आगे नहीं कहूंगा मैं, ये जितने हैं कांग्रेस, ये दल नहीं हो गए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए। कांग्रेस में क्या होगा, कहले मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, नहीं इंदिरा जी नहीं, संजय गांधी जी नहीं, राजीव गांधी, अरे नहीं भाई सोनिया गांधी, अरे सोनिया जी नहीं, प्रियंका जी नहीं, राहुल जी नहीं, अब तो बडेरा जी भी आ रहे हैं, और बडेरा जी के बाद अब 2 छोटे बच्चे भी हैं। आदरणीय अखिलेश जी के परिवार में पूरा का पूरा एक समूह है। मायावती जी ने भी जवाब दे दिया इनको कि भतीजा को, भाई को, सबको तैयार कर दिया। ममता जी ने भी अपने भतीजों को तैयार करके रखा है। ये समाजवाद है क्या? ये परिवारवाद है। जो समाजवाद का असली दृष्टिकोण है ना, राष्ट्रवाद के स्वरूप में परिवर्तित करके उसको आगे कौन ला रहा है? वो मोदी जी ला रहे हैं। सर चुनाव आयोग के ऊपर एक सबसे ज्यादा बड़ा आरोप लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहा है। अब चुनाव आयोग ने जिस निष्पक्षता से किया है, अगर पक्षपात करता ना तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई एक सीट जीत पाता? क्या बंगाल में ममता जी एक भी सीट जीत पाती? क्या महाराष्ट्र में हम लोकसभा में हम कम सीट पाए और विधानसभा में हमारा बहुमत है, क्या हम पा पाते? ये संवैधानिक संस्था पारदर्शी है, निष्पक्ष है और ईमानदारी के साथ में राष्ट्रीय चिंतन में काम कर रही है। सर आखिरी मेरा सवाल रहेगा, सर अगर आप देश के शिक्षा मंत्री होते तो आप भारत की शिक्षा में सबसे पहला क्या ऐसा काम करते जो उस समय होना चाहिए? सपने नहीं देखता, मैं क्रिया और कर्म में विश्वास करता हूं। मैं होना चाहिए वो शिक्षा नीति जोड़ रही है, शिक्षा संस्कार से जुड़ना चाहिए, वो शिक्षा नीति ने प्रावधान किया है। शिक्षा एक देश की दशा और दिशा का परिवर्तन का सूचक बनना चाहिए, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। मैं भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बनाने वाली टीम के साथ कई बार मेरे भी विचार समाहित हुए हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत में एनडीए सरकार और खासतौर से मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की जो संगठनात्मक संरचना और जो उनका नीति रीति सिद्धांत है, उस देश को महाशक्ति की तरफ तो हम बढ़ चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ तो हम बढ़ चुके हैं। अब हम श्रेष्ठ भारत बनाते साथ में हम विश्व की नंबर 3 अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम निश्चित रूप में एक विकसित भारत के रूप में हम सामने आएंगे। मोदी जी का डर इन सबको अगर है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होना चाहिए। मोदी जी का अगर मुकाबला करना है तो विकास की अवधारणा को लाओ, लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुपालन करना आप सीखो। मैं समझता हूँ विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए वो नकारात्मक है। शायद इसीलिए
आदरणीय राहुल जी गांधी जी के नेतृत्व में जो तथाकथित महागठबंधन था उसने अपनी हार की हैट्रिक बनाई है। सर लास्ट में हमारे 3 रैपिड फायर राउंड होंगे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और भी चीजें हैं। सर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? भारत का स्वाभिमान का जागरण लेकिन विपक्ष बोल क्या यात्रा हुई लेकिन है। सर विपक्ष ये बोलता है कि ट्रम्प के आगे मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। विपक्ष दिशाहीन है। दिशाहीन। सर दूसरा सवाल ये कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ खटपट चल रही है? ऐसी बातों का ना तो जिक्र करता हूं ना उल्लेख करता हूं, एक दूसरे के पूरक हैं। संगठन के मर्मज्ञ हैं केशव जी और प्रशासनिक क्षमता के अग्रेता हैं योगी जी। और सारे हमारे मंत्री और सारे हमारे संगठन के लोग मिलकर भूपेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं संगठन में, तो योगी जी नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे दोनों से डिप्टी सीएम, चाहे केशव जी हो चाहे ब्रजेश जी हो चाहे हमारे सारे मंत्री हो, आज उन्होंने मॉडल पेश किया है। तो बीजेपी में मतभेद नहीं हुआ करता, ना मनभेद हुआ करता है, इसमें केवल दिशा बोध होता है और एकाग्र चित्त भावना से मिलकर काम करने का एक आदर्श होता है। सर आपके लिए राजनीति क्या है? सेवा का भाव। सेवा का भाव। सर अब जैसे आपके जीवन का सबसे कठिन फैसला अभी तक का क्या रहा है? विवाह करना। बोलते सर आज की मैं बचपन का निश्चय था कि मैं अविवाहित रहूंगा। पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मैं माँ की कहना बहुत मानता था। उनका माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। पिताजी बीमार ज्यादा पड़े और माँ ने कह दिया 1 तारीख को कि 16 तारीख को विवाह। तो वो कठिन दौर था। सर युवा को लेकर आप लेकिन आज मैं सुखी हूँ और आज मैं मानता हूँ विवाह मुझे जो ना करने का निर्णय था वो गलत था। विवाह समय से होना चाहिए, कम उम्र में होना चाहिए। युवाओं के लिए एक लाइन आप क्या संदेश अब आगे बढ़ो, भारत युवा भारत है और ये पाश्चात्य आडंबर चकाचौंध को छोड़ दो, ये केक काटो डांटो बांटो छाटो की नीति को छोड़ो। ये हनुमान चालीसा और सुंदरकांड और अपनी भारत की संस्कृति और परंपरा, गुरुओं का आदर, माता पिता का सम्मान, देश में और मोदी जी में विश्वास और इस राष्ट्र को परम वैभव का राष्ट्र बनाने का संकल्प आपको आगे ले जाएगा। ठीक है।